3 ईयर्स में 223% का रिटर्न, 2 ईयर्स में 110% का रिटर्न और वहीं 1 ईयर में 75% का रिटर्न। काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको नज़र आ रहे होंगे हर एक टाइम फ्रेम में, और काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी बनाया होगा इसके शेयर होल्डर्स ने। चलिए बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और जानेंगे कि कौन सी कंपनी, और थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही हम लोग चार्ट के ऊपर भी, इसके अभी फिलहाल मोमेंटम के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। आज की जो कंपनी है उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। काफ़ी सारे लोग इस कंपनी के बारे में जानते होंगे, इसके प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे कि कंपनी किस तरीके से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हेल्प कर रही है। चलिए, जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए वीडियो में कुछ और चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर, और फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फाइनेंशियल्स हो गए या फिर बाकी डिटेल्स। तो ये कंपनी आपको एज अ रेप्यूटेटेड इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे काम करती हुई नजर आ रही है इन ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स। ये एडिटिव्स आपके नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं, और अगर हम लोग देखें तो हमारे जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, चाहे वो आपके फूड हो, चाहे वो पॉलीमर्स हो, कॉस्मेटिक हो या फिर कोटिंग्स हो। यही अगर हम लोग देखें इनके जो 50 इयर्स की जर्नी रही है वो किस तरीके की निकली है अभी तक। तो 1970 में इस कंपनी का आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन हुआ था एज अ फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के नाम से, और वो भी पार्टनरशिप में स्टार्ट हुआ था लेट श्री रमेश शाह और श्री प्रकाश कामत के साथ। उसके साथ 1973 से लेके 88 तक इन्होंने अपने फूड एडिटिव फैसिलिटी को ओपन किया डोंबिवली में, और सेटअप किया इन्होंने सेकेंड फैसिलिटी इन अंबरनाथ। वहीं इन्होंने अपने जो फैसिलिटीज़ हैं उसको और अलग से बनाया था बदलापुर में इन अगस्त 2001। तो 2001 से 2 की अगर बात करते हैं तो जहां इन्होंने एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन की, तो वहीं इन्होंने अपने कंपनी को एज अ फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे इस्टेब्लिश किया। उसके साथ ही 2005 से 6 में इन्होंने अपने R&D सेंटर्स ओपन किए नवी मुंबई में, और यहाँ से इन्होंने अपने लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को अंबरनाथ में वापस से एक आप कह सकते हैं इस्टेब्लिश करते हुए नजर आए। उसके बाद इन्होंने 2008 से लेके 12 में अपने जो कैपेसिटी थे वो आपको ये अपने एक्सपैंड करते हुए नजर आए थे फेज वाइज। वहीं 2014 में भी इन्होंने जॉइंट वेंचर साइन किया था विथ नीदरलैंड बेस्ड बेकरी प्रीमिक्स मैन्युफैक्चरर, आपके जी लैंडिया इंटरनेशनल के नाम से थे। तो ये आपके इन्होंने जॉइंट वेंचर भी साइन किए। उसके बाद 2015 की बात करेंगे तो इन्होंने एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था वापस से अंबरनाथ फैसिलिटी में। उसके बाद 2017 में भी ये आपको और भी बाकी कंपनीज के साथ मिलके काम करते हुए नजर आए। 2018 से अगर 20 की बात करें तो यहाँ से इन्होंने इनिशिएट किया था IPO के लिए, और फिर आगे जा करके इस कंपनी ने अपने IPO के थ्रू मार्केट में डेब्यू भी किया था, और यहाँ से इन्होंने कुछ अपने 2 नए प्लांट वापस से आपको इस्टेब्लिश करते हुए नजर आए, एक अंबरनाथ में और एक आपके पाताल गंगा में। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इनके आपको डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नज़र आने वाले हैं, जो कि इनके नंबर्स ऑफ रेंज में, प्रोडक्ट रेंज में यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो आप कह सकते हैं एज अ फूड इमल्सिफायर हो। तो फूड इमल्सिफायर जो होते हैं वो आपके एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं, जो ब्रेड को या फिर ऐसे जो बीवरेजेस होते हैं उन सभी में यूज़ किए जाते हैं, ताकि उनकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रह सके। वहीं अगर देखें जो इनके अभी फ़िलहाल एज अ फूड एडिटिव्स काम कर रहे हैं या फिर पॉलीमर एडिटिव्स काम कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से हेल्पफुल है। तो फूड एडिटिव्स की जहां हम लोग बात करें तो ये आपकी क्वालिटी और फ्रेशनेस को बरकरार रखते हैं, और वो भी हेल्प करते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट हैं, जो पैकेज्ड प्रोडक्ट हैं, उनकी जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ, उसको थोड़ा और ये इंक्रीज़ कर सके। पॉलीमर एडिटिव्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इनके जो प्लास्टिक प्रोडक्ट में बनते हैं पॉलीमर्स के थ्रू, यहाँ पे भी आपको इनके एडिटिव्स यूज़ होते हुए नज़र आते हैं। कॉस्मेटिक के इंडस्ट्री में बात करें तो ये आपके प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक क्रीम, जेल्स, पेस्ट, लोशन एट्सेट्रा, और यहाँ से इनके जो फिजिकल स्टेबिलिटी होते हैं, ताकि इनके जब ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज, तो इनकी जो फिजिकल स्टेबिलिटी है वो बरकरार रह सके, और इनके जो सेंसिटिव एक्टिव एजेंट्स होते हैं वो बढ़ सके, और जो आपके क्रीम है या फिर जो हमारे पास जेल आते हैं या जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं वो आपके जल्दी से ख़राब ना हो। वहीं अगर स्पेशलिटी एडिटिव्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको वेरियस इंडस्ट्रीज़ में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट
फीड न्यूट्रिशन एडिटिव्स की बात करें, जो आपके जितने डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी यूज़ किए जाते हैं, और ये आपके जितने हार्मफुल एंटीबायोटिक्स हैं उसको आपको रिप्लेस करके इनके एफिशिएंसी को ये बढ़ाते हुए नज़र आते हैं, ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट पहुंचते हैं जितने भी डेयरी के वो फ्रेश रह सके। और साथ ही साथ एडिटिव्स फॉर कोटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको इनके कोटिंग्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए इनके एडिटिव्स यूज़ होते हैं। उसके बाद इनके जो अभी तक के प्रोडक्ट्स हैं तो 460 प्लस प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएंगे, 800 प्लस डायरेक्ट कस्टमर्स हैं, वहीं 180 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके ग्लोबल बेसिस पे, 1 लाख इनके इन हाउस कैपेबिलिटीज़ है, और 75 प्लस कंट्रीज़ में ये आपको अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो ये रहे आपके अभी तक जो इनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो 700 प्लस के आसपास है, वहीं कुछ आपके जो 15% है वो वुमेन एम्प्लॉयज़ है, वहीं 8% जो एम्प्लॉयज़ है वो अराउंड 25 ईयर्स से इनके साथ काम कर रहे हैं। 15% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन एम्प्लॉयज़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ एनालिस्ट जो आपको फिलहाल बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं वो 50% एनालिस्ट का कहना, आप चाहें तो इसमें बाइंग के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। कुछ 40% आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, अगर आपने ऑलरेडी इसमें बाइंग इनिशिएट किया था चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा समय और होल्ड कर सकते हैं फॉर बेटर आप रिटर्न के लिए। कुछ ऐसे हैं कि आपको कह रहे हैं 10% के आसपास, आप चाहें तो आप इसको सेल करके निकल सकते हैं। बाकी इसके आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो वो है आपके 0.27%। ईपीएस की बात करें, ईपीएस काफ़ी बेहतरीन है विच इज़ 55, और इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करेंगे तो स्टॉक पी कहीं ना कहीं आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पे नज़र आ रहे हैं। साथ ही इनके जो क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट्स रहे हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे आपको। तीनों ही पैरामीटर्स में आप नज़र डालें, चाहे वो सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या फिर नेट प्रॉफिट हो, सेल्स के नंबर इनके पिछले हर एक साल से हर एक क्वार्टर से आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां ये 323 करोड़ के आसपास का सेल करते हुए नज़र आए थे मार्च 21 में, वहीं दिसंबर 21 में ये 463 करोड़ के आसपास सेल्स जनरेट करते हुए दिखे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि 48 करोड़ से ये आपको 80 करोड़, तो इस 4 क्वार्टर में ही आपको काफ़ी अच्छा खासा जंप नज़र आया है। नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर हल्की सी जंप नज़र आई है, बट फिर भी ओवरऑल कंपनी ने परफॉर्म अच्छा किया है एज अ क्वार्टर बेसिस। वहीं ईयरली रिजल्ट्स के ऊपर नज़र डालेंगे तो सेल्स के नंबर्स तो अच्छे नज़र आए हैं, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में आपको कहीं ना कहीं एक डिप देखने को मिले हैं। सबसे पहले सेल्स के ऊपर अगर डिस्कस करें तो आप देखेंगे मार्च 2020 के जो नंबर्स थे उसमें आपको डिप नज़र आए थे, बट इस साल के नंबर आपको वापस बढ़ते हुए दिखे, जो कि 1133 करोड़ के आसपास का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालेंगे तो ये आपको 235 करोड़ से 198 करोड़ नज़र आए हैं, और वहीं नेट प्रॉफिट में आपको डिक्लाइन नज़र आया है, या आप कह सकते हैं डिप नज़र आया 165 से 120 करोड़ के आसपास का। तो ईयरली रिजल्ट्स जो रहे हैं वो आपके प्रॉफिट वाइज काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ आपको डिप नज़र आए, बट सेल्स के नंबर्स में आपको कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी थी। बाकी क्वार्टरली बेसिस के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। वही सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर नज़र डालेंगे तो 31%, दैट मीन्स डिक्लाइन में आपको नज़र आए हैं पिछले 3 और पिछले 5 साल के जो परसेंटेज रहे हैं प्रॉफिट ग्रोथ के। वहाँ सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो जितना आपको 3 साल में नज़र आ रहा था वहीं आपको 1 साल में सेम परसेंटेज नज़र आए हैं, तो कोई चेंजेस वैसे देखने को नहीं मिले हैं। तो आप कह सकते हैं कि सेल्स के तो आपको फिर भी सिमिलर चीज़ें नज़र आई हैं, बट प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज इनके अच्छे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। आरओई एंड आरओसी की बात करें तो वैसे तो इस 1 साल में आप कह सकते हैं कि जो आरओई है वो आपके ठीक ठाक से हैं, एंड आरओसी जो है वो आपके अच्छे हैं, बट अगर आप पिछले 3 और पिछले 5 साल में नज़र डालेंगे तो यहाँ से आपको ये गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ आपको धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली है, इस 1 साल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है पिछले 3 साल के मुकाबले। उसके साथ ही कंपनी के ऊपर जो डेट है वो है 89.17 करोड़ के आसपास, और जो कैश फ्लो है तो कंपनी के पास एक अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास अच्छे नंबर्स में कैश अवेलेबल है 261.18 करोड़ के आसपास। वहीं इनके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास आपको सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स नज़र आए हैं 75% के लगभग। पब्लिक और एफआईआईज के पास आप देखेंगे तो 7% के आसपास की होल्डिंग दोनों के पास नज़र आएगी। डीआईआईज के पास 11% की होल्डिंग्स है।
इसी चीज़ को हम लोग आगे के स्लाइड में ये देखेंगे कि वो कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखे इस 11% में से। वहीं प्रमोटर्स प्लेजिंग के ऊपर बात करें तो कोई भी प्लेजिंग आपको अभी फिलहाल नजर नहीं आई है, ना इस क्वार्टर ना आपके पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो इस 11% को डिस्कस करें, ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रो, जिनके ऑलमोस्ट 4% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड है जो आपके वो हैं यूनियन स्मॉल कैप फंड, जिनके 3.24% इन्वेस्टमेंट है। थर्ड वन इज SBI स्मॉल कैप फंड, जिनके 3.09% इन्वेस्टमेंट है। एंड द लास्ट वन इज निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जिनके 1.40% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। तो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड। और इन केस आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बढ़ते हैं सीधा हम लोग चार्ट की तरफ। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे नजर डालें तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये शेयर आपको ऊपर, या आप कह सकते हैं अप ट्रेंड में बनता हुआ नजर आया है। ये ऑलमोस्ट आपको 1 वीक के जो टाइम फ्रेम में है तो 10 वीक EMA या फिर 20 वीक EMA, इसको आप कहेंगे कि सपोर्ट लेता हुआ ये शेयर हमेशा आगे की तरफ जाता हुआ नजर आता है। बीच में आपको भले ही प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत दिखाई तो दे ही रही थी, बट अगर रीसेंट हम लोग बात करें अभी फिलहाल तो ये 4020 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे लिए कहाँ पे मौका है वो देखते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 डे में आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये शेयर आपको ऑलमोस्ट 4500 के प्राइस पे प्रीवियसली आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था ड्यूरिंग मार्च, जब आपके मार्च मंथ स्टार्ट हो रहा था तब। बट अभी मार्च एंड की बात करें तो ये आपके प्राइस काफ़ी 500 पॉइंट आपको डाउन में मिल रहा है। तो इन केस अगर आप लोग 4500 के प्राइस पे आपने यहाँ से बाइंग इनिशिएट किया तो आपके लिए तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसको होल्ड करें और जितना नीचे आपको मिल सके थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग। दैट मीन्स अगर आपको ये येलो लाइन, क्योंकि आप जनरली देखेंगे अपने 50 डे EMA के आसपास ये आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, या फिर अपने जो 100 डे EMA है उसके आसपास। तो अगर आपको ये 3900 या फिर आप 3790 के प्राइस पे, 3800 के प्राइस पे आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड है। वहां से आप चाहे तो आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर जिनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे तो आप अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं, और बाकी चीज़ों को थोड़ा रीड करने के बाद, एनालिसिस के बाद आप चाहें तो ये भी लेवल एक अच्छा है, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट आप धीरे धीरे करके आप इसमें जैसे ही आपको ये शेयर नीचे आता हुआ दिखे तो वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें एक्यूमुलेशन करते रह सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में ये शेयर आपको वापस से 4500 से भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इस शेयर का अगर हम लोग पैटर्न देखें तो ये आपको हमेशा अप ट्रेंड में ही नजर आए होंगे। तो उसके बेसिस पे बात करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन शेयर ये हो सकता है, क्योंकि आपने जो अभी रिटर्न भी देखे हैं, चाहे वो 2 ईयर्स हो, 3 ईयर्स हो या फिर 1 ईयर हो, आपको हर एक टाइम फ्रेम में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करती हुई दिखी भी है इसके स्टॉक। तो उसके बेसिस पे आप चाहे तो आगे जा सकते हैं। बाकी खुद से रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कीजिए, अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से भी कनेक्ट करना ना भूलें। आई थिंक आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।